तो आज हम लोग तारे के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा और देखा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे होती है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तारे का जन्म कैसे होता है, तारे की मीनिंग क्या होती है, तारे की विशेषता क्या होती है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो अपने टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले एक आप लोगों के लिए लाइन लेके आए हैं, उस लाइन को सुनिएगा कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। आइए हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक को और देखते हैं कि तारे क्या होते हैं। तो तारे, इसमें हमको सबसे पहले देखना है कि तारे का अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, तारे के पास जो इसकी विशेषता है वो क्या होता है, तारे को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है, फिर से तारे के जन्म के बारे में जानेंगे, उसकी उत्पत्ति के बारे में जानेंगे, तारे की मृत्यु होती है कि नहीं होती उसके बारे में भी जानेंगे, उसके बाद से तारे के जीवन चक्र क्या होता है इसके बारे में भी पढ़ेंगे। और यहाँ पे हम जानते हैं कि तारे क्या होते हैं, आकाशीय पिंड का ही उदाहरण है। तारे क्या है, आकाशीय पिंड का ही उदाहरण है। और तारे के पास अपना क्या होता है, स्वयं का प्रकाश होता है और इनकी अपनी ऊर्जा होती है और तारे गति की अवस्था में भी होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को ये देखना है कि तारे अगर गति करते हैं तो क्यों करते हैं, और गति भी करते हैं तो कितनी प्रकार की गति करते हैं, उसके बारे में हम लोग को जानना है। तो यहाँ पे ये देखते हैं कि तारे, इनकी गति की जो अवस्था में हम जानते हैं कि तारे हमारे गति की अवस्था में है, तो इनके गति के प्रकार कितने हैं, तो दो प्रकार होते हैं गति के। पहला है घूर्णन, या इसको हम लोग बोलते हैं परिभ्रमण, और दूसरा आता है परिक्रमण। ठीक है, तो घूर्णन का मतलब होता है कि अपने अक्ष पर गति करना, मतलब तारे जो है अपने अक्ष पर गति करते हैं, हम उसको हम लोग घूर्णन या परिभ्रमण कहेंगे। और तारे आकाश गंगा के केंद्र के चारों तरफ जब गति करेंगे, मतलब गति करेंगे, उसको क्या कहेंगे, परिक्रमण मतलब उसको कहते हैं। अब यहाँ पे आके इसका रीजन क्या है, क्यों ये घूर्णन भी गति करते हैं, क्यों परिक्रमण भी गति करते हैं। तो घूर्णन गति करने के पीछे का लॉजिक क्या है, परिक्रमण गति करने के पीछे का लॉजिक क्या है, यही हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि तारे जो है अपने अक्ष पर ही गति क्यों करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि एक लट्टू क्या होता है, अपने अक्ष पर रोटेट करता है, और एक समय ऐसा आता है कि वो धीरे धीरे क्या होता है, वो बंद हो जाता है। तो तारे जो है अपने अक्ष पर गति इसलिए करते हैं कि अगर वो अपने अक्ष पर गति नहीं करेंगे तो उनका, तारे अगर अपने अक्ष पे गति नहीं करेंगे तो क्या हो जाएंगे, उनके बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, चाहे जो संतुलन बना हुआ है, तो अपना संतुलन खो देंगे, और खोने के बाद से क्या हो जाएंगे, और नाभिक के अंदर चले जाएंगे, और नाभिक में जाने से क्या होता है, वो मतलब नष्ट हो जाएंगे, तारे नष्ट हो जाएंगे। इसलिए अपने अवस्था को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, एक घूर्णन गति करते हैं। और तारे जो है परिक्रमण गति क्यों करते हैं, ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम जानते हैं कि इसका तारे का जो केंद्र है वो क्या है, आकाश गंगा का केंद्र। हम जानते हैं कि आकाश गंगा का केंद्र क्या होता है, और ब्लैक होल होता है। अब ब्लैक होल के पास बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल एनर्जी होती है, गुरुत्वाकर्षण एनर्जी होती है। इसलिए यह जो हमारे आकाश गंगा का जो केंद्र है ब्लैक होल, ये क्या करता है, एक अपने तरफ बल लगाता है। किसके तरफ बल लगाता है, जो ब्लैक होल होता है वो तारों की तरफ बल लगाता है और उसको अपने तरफ खींचने का प्रयास करता है। इसलिए यह जो तारे हैं परिक्रमण गति करते हैं, और परिक्रमण गति नहीं करेंगे और तारे ब्लैक होल की तरफ आ जाएंगे तो तारे क्या हो जाएंगे, मतलब नष्ट हो जाएंगे। जैसे हम जानते हैं कि ऐसे एक एग्जांपल है कि पृथ्वी किसकी सदस्य है, पृथ्वी जो है सदस्य है सौर मंडल का, और सौर मंडल का केंद्र क्या है, सूर्य है। तो हम जानते हैं कि सौर मंडल के केंद्र सूर्य के चारों तरफ गति करती है, मतलब पृथ्वी जो है सौर मंडल के केंद्र सूर्य के चारों तरफ गति करती है। तो सेम ऐसे ही हम कह सकते हैं जो तारे हैं वो किसका सदस्य है, आकाश गंगा का सदस्य है। और इसका आकाश गंगा का केंद्र क्या होता है, ब्लैक होल होता है, और यही ब्लैक होल के चारों तरफ क्या करते हैं, परिक्रमण करते हैं। और परिक्रमण करने के पीछे का लॉजिक है कि अगर ये परिक्रमण नहीं करेंगे तो इनके बीच का जो संतुलन होगा वो खराब हो जाएगा, संतुलन खराब होने से क्या हो जाएंगे, तारे नष्ट हो जाएंगे। तो आइए इतना हम लोग थोड़ा लिख लेते हैं कि तारे क्यों घूर्णन गति करते हैं और तारे क्यों परिक्रमण गति करते हैं। तो चलिए कॉपी निकाल लीजिए और लिखिए, इसमें लिखिए
पहले हेडिंग डालिए कि तारे के घूर्णन का कारण। तो उसमें लिखिए जिस प्रकार एक लट्टू अपनी अवस्था को बनाए रखने के लिए अपने अक्ष पर घूर्णन करता है, ठीक उसी प्रकार तारे भी अपनी आकाशगंगा में अपनी अवस्था को बनाए रखने के लिए घूर्णन करते हैं। यदि तारे घूर्णन करना बंद कर दे तो ये अपनी अवस्था बनाए रखने में सक्षम नहीं हो पाएंगे तथा किसी अन्य तारे से जाकर टकरा जाएंगे। और वह नष्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी हम बताएं कि घूर्णन गति क्या होता है। जैसे लट्टू जो होता है अपने अक्ष पे रोटेट करता है अपने संतुलन को बनाए रखने के लिए, तो सेम वैसे ही तारे जो हैं वो क्या है, आकाशगंगा के बीच में उपस्थित है। तो आकाशगंगा के चारों तरफ वो क्या करता है, रोटेट मतलब घूर्णन करते हैं और अपने अक्ष पे ही रोटेट करते हैं। अगर ये रोटेट नहीं कर पाते हैं और अपना संतुलन नहीं बनाए रखते हैं तो किसी भी अन्य आकाशीय पिंड में या किसी अन्य तारे में क्या होंगे, जाके टकरा जाएंगे और टकराने के बाद से क्या हो जाएंगे, तारे नष्ट हो जाएंगे। तो हमारा था क्या, घूर्णन या परिभ्रमण गति। अब अगला हेडिंग डालिए परिक्रमण गति। अब हेडिंग डालिए परिक्रमण। तारों का परिक्रमण का कारण, मतलब तारे जो हैं क्यों परिक्रमण गति करते हैं। तो इसको लिख लीजिए, इसको लिखिए कोई भी तारा आकाशगंगा के केंद्र जो कि ब्लैक होल होता है, अभी हम बताएं कि आकाशगंगा का केंद्र क्या होता है, ब्लैक होल होता है। ठीक है, तो इसमें लिखिए ब्लैक होल होता है के चारों तरफ गति करता है। इस परिक्रमण गति के परिणाम स्वरूप अपकेंद्रीय बल उत्पन्न होता है एवं यह बल तारों पर ब्लैक होल के द्वारा लगाया जाता है। ये अपकेंद्रीय बल कौन लगाता है, ब्लैक होल। मान लो कि सेंटर में हमारा क्या है, ब्लैक होल है और इसके चारों तरफ हमारा क्या है, स्टार गति कर रहे हैं। ये क्या करेगा, अपकेंद्रीय बल किधर लगाएगा, तारों के ऊपर लगाएगा। ठीक है, और ये जब बल लगाएगा तो इसको अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेगा, लेकिन यह परिक्रमण के कारण क्या करते हैं, ये अपने संतुलन को बनाए रखने के चलते इसके अंदर भी क्या होता है, एक फोर्स आ जाता है जिसके चलते इन दोनों का संतुलन क्या होता है, बना रहता है। बने रहने के चलते क्या होता है, ये परिक्रमण गति करते हैं। नहीं तो ये भी क्या हो जाएगा, एक ऐसा समय आएगा कि ये जो ब्लैक होल है तारों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगे, खींच लेंगे और खींचने के बाद क्या हो जाएंगे, तारे नष्ट हो जाएंगे। तो कहां तक लिखे थे, लिखे अब केंद्रीय बल उत्पन्न होता है एवं यह बल तारों पर ब्लैक होल के द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को संतुलित कर लेता है। गुरुत्वाकर्षण बल को संतुलित कर लेता है क्योंकि इस अपकेंद्रीय बल की दिशा
इस अपकेंद्रीय बल की दिशा विपरीत होती है, विपरीत होती है। यदि तारे परिक्रमण गति करना बंद कर दे तो, यदि तारे परिक्रमण गति करना बंद कर दे तो, बंद कर दे तो ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव स्वरूप, ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव स्वरूप ये ब्लैक होल में प्रवेश कर, ब्लैक होल में प्रवेश कर नष्ट हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि तारे परिक्रमण गति क्यों करते हैं? कहीं हम जानते हैं कि आकाशगंगा के बीच में, आकाशगंगा के जो केंद्र वो क्या है? ब्लैक होल है। अब ब्लैक होल कौन सा बल लगाता है? अपकेंद्रीय बल लगाता है, और अपकेंद्रीय बल के चलते क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, और गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो क्या, ये और तारे जो हैं परिक्रमण नहीं करते तो क्या हो जाता? इसका जो बल है ब्लैक होल का ज्यादा हो जाता, किसके अपेक्षा? तारों की अपेक्षा, और तारों को अपने तरफ खींच लेते, और खींचने से क्या होता? हमारे तारे नष्ट हो जाते। तो ये हमारा था क्या? घूर्णन गति, और ये हमारा क्या है? परिक्रमण गति। तो ये समझ में आया होगा कि तारे क्यों घूर्णन गति करते हैं और क्यों परिक्रमण गति करते हैं। अब हम लोगों का अगला, इसके बाद से जो टॉपिक है, हम देखते हैं कि तारों का जन्म कैसे होता है, तारे की उत्पत्ति कैसे होता है। तो हम पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति में पढ़ चुके हैं क्या? महाविस्फोट सिद्धांत, ठीक है, जिसको लेमेत्रे ने दिया था, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम लेमेंटियर भी कह सकते हैं, और इसको हम लेमेत्रे, बहुत से किताब में लेमेत्रे और कुछ किताब में लेमेंटियर दिया रहता है, ठीक है। तो अब देखेंगे कि हमारा महाविस्फोट सिद्धांत के कारण क्या होता है। तो हम पहले ही बता चुके हैं, महाविस्फोट जब होता है तो इसके कारण क्या होता है? गैस, राख और धूलकण। सोचिए, एक छोटा सा पटाखा फोड़ते हैं तो उससे कितनी ज्यादा मात्रा में गैस निकलता है, धुआं निकलता है, उसमें से कुछ पदार्थ निकलते हैं, कुछ राख निकलते हैं, ठीक है। वही धूल कण निकलते हैं, राख निकलता है, और क्या निकलते हैं? गैस कण निकलते हैं। एक छोटा सा बम आप फोड़ते हैं, तो दीपावली के समय आप फोड़ते हैं तो आप देखे होंगे कि उसमें से क्या निकलता है, ठीक है। उसमें आप देखे हैं कि बहुत ज्यादा मात्रा में क्या निकलता है? गैस निकलता है, राख निकलता है, धूलकण निकलता है, ठीक है। तो सेम वैसे ही हम कह सकते हैं, एक छोटा सा बम से उतना ज्यादा मात्रा में और गैस, राख, धूलकण निकल सकता है। एक महाविस्फोट से क्या होगा? तो सोचिए, तो यहाँ पे क्या होगा? जब ये गैस, राख, धूलकण निकलेगा तो तीनों मिलके क्या बना देता है? बादल का निर्माण कर देता है। और यह जो बादल का आकार होता है क्या होता है? अनियमित आकार होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जब बादल का निर्माण होगा, यही बादल का निर्माण क्या होता है? नेबुला या निहारिका कहलाता है, ठीक है। नेबुला या निहारिका कहलाता है। ये जिस पदार्थ से बना होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रारंभिक पदार्थ कहते हैं, ठीक है। और इसे हम लोग प्रारंभिक निहारिका भी कह सकते हैं, ठीक है। आगे चल के हम लोग एक और निहारिका मतलब बनता है, ठीक है। तो इसको हम लोग पहला निहारिका नाम देंगे, जो किससे बनता है? बादलों से बनता है। और उस बादल में क्या उपस्थित होते हैं? गैस, राख और धूलकण। और यह बादल में क्या क्या रहता है? एनर्जी भी रहता है, उसके बाद सबके बाद ग्रेविटी भी रहता है। तो एनर्जी और ग्रेविटी, ये और नेबुला, मतलब ये तीन चीज का निर्माण हो गया। तो अब यहाँ पे हम लोग अभी बताएं कि नेबुला को ही हम लोग क्या बोलते हैं? निहारिका। निहारिका जिस पदार्थ से बनती है उसको प्रारंभिक पदार्थ कहते हैं, और इसे हम लोग प्रारंभिक निहारिका कहते हैं। अब यहाँ पे एनर्जी भी इस बादलों में है, और क्या है? ग्रेविटी है। और हम जानते हैं कि ग्रेविटी के चलते, गुरुत्व के कारण क्या होता है? जो गैसों का बादल होगा, बताइए, दूर दूर जाएंगे कि आप पास पास आएंगे? हम जानते हैं गुरुत्व के कारण कोई वस्तु क्या होती है? पास पास आती है। और जब पास पास आएगी तो एकदम नजदीक आ जाएगी, और नजदीक आएगी तो जो गैस के कण होंगे, धूल कण होंगे, वो क्या होंगे? पास पास आएंगे। पास पास आने से क्या होगा? जो गैसों का कण का आपस में क्या होगा? टक्कर होगा। और टक्कर होने से उसमें से क्या उत्पन्न होगा? ऊष्मा की उत्पत्ति होगी। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो उसमें धूल कण है, वो धूल कण क्या करते हैं? आपस में घर्षण करते हैं, और घर्षण करने से क्या होता है? ऊष्मा की उत्पत्ति होता है। देखिए, हम लोग इसका और अच्छा एग्जांपल बता सकते हैं घर्षण का, पहले बता भी चुके हैं कि हम लोग कहीं यात्रा करते हैं, चाहे कहीं बहुत ज्यादा ट्रैफिक में रहते हैं, देखते हैं कि एक दूसरे व्यक्ति के जब बॉडी टच होता है, या हम लोग का रगड़ जब होता है बॉडी से, तो बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता है? ऊष्मा उत्पन्न होता है। तो सोचिए, थोड़ा सा घर्षण से उतना ज्यादा मात्रा में हम लोग को गर्मी फील होता है। तो इसमें तो इसके जो पार्टिकल्स हैं बहुत नजदीक हैं, इतना नजदीक है, तो सोचिए उसमें ऊष्मा की उत्पत्ति होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। और यह जो ऊष्मा की उत्पत्ति होती है, एक तारे का निर्माण करते हैं, जिसका नाम है क्या? प्रोटो स्टार, ठीक है। प्रोटो स्टार, या इसी को हम लोग आद्य तारा भी कहते हैं। आद्य का मतलब पुराना तारा, ठीक है।
तो हमारा प्रोटोस्टार बना, आद्य तारा बना। अब यहाँ पे प्रोटोस्टार का कोई मतलब यहाँ पे आकार नहीं रहता है, और निश्चित आकार का रहता है जो प्रोटोस्टार रहता है, ठीक है, इसका कोई आकार नहीं रहता है। लेकिन अब इसके पास क्या होगा, एनर्जी भी होगा, और इसके पास क्या होगा, गुरुत्व भी होगा। किसके पास, इस प्रोटोस्टार के पास। अब बताइए कि इसको एनर्जी क्या करना है, मतलब बचा के रखना। हम जानते हैं कि तारों के पास जितना ज्यादा एनर्जी, जितना दिन तक बचा रहेगा, उतना ही दिन तक हमारा क्या होगा, तारे जीवित रहेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं प्रोटोस्टार, प्रोटोस्टार ये क्या करते हैं, ऊर्जा का संरक्षण करते हैं। अब यहाँ पर हम कहेंगे ऊर्जा के लोग संरक्षण कैसे करते हैं, तो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, अभी हम लोग देखें गर्मी के दिनों में पूरा पैर फैला कर सोते हैं, पूरा हाथ पैर पूरा फैला के सोचते हैं कि हमारे शरीर से क्या हो, उष्मा रिलीज हो। और जब उष्मा हमारी बॉडी से रिलीज होती है तो क्या हमको ठंडा फील होता है, इसलिए हम पूरा बॉडी को पूरा फैला के सोते हैं। लेकिन वही देखिए ठंडी के दिनों में जाइए, देखिए जब हम लोग एक कंबल को ओढ़ते हैं तो अपने बॉडी को पूरा गोल बना देते हैं, पूरा हमारा जो ठेहुना होता है मुंह के पास आ जाता है। तो उससे क्या होता है, हमको एनर्जी को हम बचा के रखते हैं, ताकि हम एनर्जी को बचाएंगे तो हमको क्या होगा, उष्मा मिलेगा, और उष्मा मिलेगा तो हमारी बॉडी में क्या होगा, थोड़ा हीट जनरेट होगा, ताकि हम ठंड से बच सकते हैं। और इसको छोड़िए, एक और आपको एग्जांपल बताते हैं। गांव में आप कुत्तों को देखे होंगे, कुत्ते क्या करते हैं गर्मी के दिनों में, देखिए दोनों पैर हाथ पैर पूरा फैला के सोते हैं, बैठते हैं, और वो क्या करते हैं अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं। वही ठंडी के दिनों में देखिए वो अपने पैर को एकदम मोड़ लेगा, पूरा राउंड बना लेता है, गोल बना लेता है। ऐसा इसलिए करता है कि उसका क्या हो, एनर्जी संरक्षित रहे, ताकि उसको भी गर्मी फील हो सके, ठंडा न लग सके। तो सोचिए अब ये प्रोटोस्टार, अब यहाँ पे हम बताए हैं कि हम लोग का बॉडी कैसे मतलब ये कर लेता है, अपने बॉडी को मनुष्य या जो हमारे जानवर होते हैं वो कैसे मतलब उसको ठंडी के दिनों में बना लेते हैं, एकदम गोलाकार बनाने का प्रयास करते हैं। और गोले का जो सतह का क्षेत्रफल बहुत कम होता है, और कम होने के चलते क्या करते हैं, ये ऊर्जा का संरक्षण बहुत ज्यादा मात्रा में करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था ऊर्जा का संरक्षण। हम जानते हैं कि इसके पास क्या है, गुरुत्व के कारण इस संकुचन भी होगा, मतलब पास पास एकदम आ जाएगा इसके कण, और जब पास पास आएगा तो इसका आकार कैसा हो जाएगा, गोलाकार हो जाएगा। अभी हम बताएं कि गोले का जो सतही क्षेत्रफल क्या होता है, बहुत कम होता है, और जब बहुत ज्यादा मात्रा में कम होगा तो एनर्जी को बहुत ज्यादा मात्रा में बचा के रखेगा। और आप लोग ठंडी के दिन में ऑलरेडी बचाते हैं एनर्जी को अपना, ताकि ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज ना हो। ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होगा तो आपको क्या हो जाएगा, ठंडा लग जाएगा। इसलिए ठंडी के दिनों में आदमी ज्यादा हाथ पैर फैला के नहीं सोता है, रजाई ओढ़ लेगा एकदम गुटिया जाएगा। और दो चार को दोस्त लोग है तो देखना एक ही रजाई में सब घुस जाता है, इसलिए घुस जाता है क्या, उसको एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए तो उसको ज्यादा मात्रा में वो अपने एनर्जी को स्टोर करके रखता है, ताकि हमको ठंड न लगे। सब एक दूसरे के बॉडी में टच करके सोता है। क्या मतलब बता सकते हैं, गर्मी के दिनों में हम लोग एक पास सो सकते हैं, ऐसा कभी संभव नहीं। आदमी एक दूसरे के पास अगर सोएगा गर्मी के दिनों में तो उससे क्या होगा, इतना ज्यादा मात्रा में मतलब उष्मा हो, मतलब घर्षण के कारण उष्मा रिलीज करेगा कि आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा गर्मी को। इसलिए देखना गर्मी के दिनों में जल्दी आदमी भीड़, मतलब ज्यादा जो क्राउड वाला एरिया होता है वहां पर नहीं जाना चाहता है। लेकिन ठंडी के दिन में उतना फील नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, रीजन यही है कि यह जो ऊर्जा का संरक्षण, तो हम लोग ठंडी में ऊर्जा का संरक्षण ज्यादा मात्रा में करते हैं, गर्मी में रिलीज करते हैं। तो सेम ऐसे ही जो प्रोटोस्टार था क्या था, ये अपना आकार को गोलाकार बना लिया, और गोले बनाने से क्या करता है, इसका जो सतही क्षेत्रफल होता है बहुत कम होता है, इसलिए गोला बना दिया। और गोले से क्या हो, हम जानते हैं कि इसमें हाइड्रोजन गैस है और हीलियम गैस के क्या पार्टिकल्स हैं। और यहाँ पे जब तक प्रोसेस चलता रहेगा, मतलब हाइड्रोजन जो गैस है ये जब तक आपका हीलियम गैस में परिवर्तित होते रहेगा तब तक हमारे तारे का जन्म, मतलब तारे का जीवन काल बहुत ज्यादा दिनों तक चलता रहेगा। जैसे हाइड्रोजन गैस खत्म हो जाएगा और हीलियम में परिवर्तित होना खत्म हो जाएगा, उस दिन हमारे तारे भी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो हमारे गोला है तो हम जानते हैं कि इस गोले में जो हमारे पार्टिकल्स होंगे, जो हमारे गैस के कण होंगे, क्या आएंगे, एकदम नजदीक आएंगे। और नजदीक आएंगे तो गैसों के जो कणों का टक्कर का दर होगा बहुत ज्यादा मात्रा में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी। बताइए कि किसी व्यक्ति को एकदम मतलब सटा के रख दे जाए, या किसी के एकदम क्राउड वाला आप एरिया में चले जाएं और उसको एक छोर से दूसरे छोर में आपको क्या करना है, पार कर जाना है 10 मिनट में, ऐसा संभव है? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? इतना क्राउड है कि उसमें अपने बॉडी को पूरा घर्षण कराते हुए एकदम निकलेंगे बाहर, क्या पता 10 मिनट लगे, 20 मिनट लगे। तो सेम ऐसे ही ये गैस के कण इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनके घर्षण, जो कणों का जो टक्कर का दर होता है बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। और जब ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा तो इसमें से उष्मा की उत्पत्ति भी क्या होगी, बहुत ज्यादा मात्रा में होगी। अभी हम बताएंगे क्राउड एरिया में जो हम लोग उसको पार करते हैं तो देखते हैं ना कितना हम लोग गर्मी होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में हम लोग को गर्मी फील होता है, बहुत ज्यादा मात्रा हम लोग को
मतलब पसीना निकलता है, तो सेम वैसे हम कह सकते हैं कि जो गैस के कणों का जब दर बढ़ जाएगा तो ऊष्मा की उत्पत्ति भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब ऊष्मा की उत्पत्ति बढ़ेगी तो हम लोग को क्या होगा, थोड़ा सा तापमान फील होना शुरू हो जाएगा, मतलब टेम्परेचर भी उसका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। किसका, इस गोले का। और जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो लगातार टेम्परेचर बढ़ते रहेगा, और जब लगातार टेम्परेचर बढ़ते रहेगा, जब ये टेम्परेचर कहां तक पहुंच जाएगा, 10 मिलियन फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाएगा, तो हमारा नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होना शुरू हो जाता है। और ये जब नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होगा तो विशाल मात्रा में क्या उत्पन्न होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगा। और जब विशाल मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होगा तो वही विशाल मात्रा जो ऊष्मा होता है वो क्या होता है, तेज प्रकाश के रूप में दिखाई देता है। और यही तेज प्रकाश क्या होता है, तारे का निर्माण करता है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि तारे की मतलब उत्पत्ति कैसे हुई। तो सोचिए ये प्रोसेस चलता है एक तारे की उत्पत्ति के लिए। हमारा महाविस्फोट सिद्धांत, गैस, राख, धूलकण बनते हैं, बादल का निर्माण होता है, नेबुला का निर्माण होता है। नेबुला से क्या होता है, उसमें एनर्जी, ग्रेविटी सब आता है। ग्रेविटी के कारण जो गैसों कण होंगे पास पास आएंगे, और पास पास जब आएंगे तो गैस के कण आपस में टकराने लगेंगे, और जो धूल कण होंगे घर्षण करने लगेंगे, इससे ऊष्मा की उत्पत्ति होगी। ऊष्मा की उत्पत्ति होगी तो प्रोटोस्टार आद्य तारे का निर्माण होगा, और ये ऊर्जा का संरक्षण और गुरुत्व के कारण क्या करेंगे, अपने पार्टिकल को पास पास बुलाएंगे। बुलाने से क्या होता है, गोले के जैसा अपना बिहेव करना शुरू करता है, मतलब एक गोलाकार आकृति बना लेता है। और जब गोलाकार ये आकृति बनाएगा तो इसका जो गैस के कण होंगे समीप आएंगे, तो इसके जो गैसों कण की जो टक्कर की दर होती है क्या होती है, बढ़ जाती है। अब बढ़ जाने से इसकी ऊष्मा की उत्पत्ति की भी दर बढ़ जाएगी। जब ऊष्मा की उत्पत्ति की दर बढ़ जाएगी तो ताप भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा, और लगातार टेम्परेचर बढ़ते जाता है। और जब तक 10 मिलियन टेम्परेचर पहुंच नहीं जाता है तब तक ये नाभिकीय संलयन प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती है। इसलिए नाभिकीय संलयन प्रक्रिया और प्रारंभ करना है तो कम से कम कितना, 10 मिलियन फ़ारेनहाइट हमको टेम्परेचर चाहिए, और तब जाके हमारे विशाल मात्रा में ऊष्मा की उत्पत्ति होगी। यही ऊष्मा क्या एकदम तेज प्रकाश के रूप में दिखाई देती है, जिसको हम लोग तारा कहते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि नाभिकीय संलयन क्या होता है, तो इसको भी हम आप लोगों को समझा देते हैं 2 लाइन में कि नाभिकीय संलयन क्या होता है। ये हमारा क्या है, नाभिकीय संलयन। यहाँ पे एक नाभिक है और एक क्या शब्द है, संलयन। तो नाभिक का मतलब हम जानते हैं कि क्या होता है, नाभिक मतलब वही हम कह सकते हैं केंद्र होता है, और संलयन का अर्थ क्या होता है, जोड़ना। तो नाभिकीय संलयन तभी संभव हो सकता है जब इसमें कम से कम कितना नाभिक होना चाहिए, कम से कम 2 नाभिक, कम से कम 2 नाभिक रहेगा तभी हमारा नाभिकीय संलयन होगा। मतलब 2 नाभिकों को जब हैं तो क्या बनाएंगे, और ये दोनों जुट जाएंगे, ये दोनों जुटेंगे तो एक बड़ा नाभिक का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे, एक बड़ा नाभिक का निर्माण होगा। यह जो बड़ा नाभिक होगा, इस बड़े नाभिक से विशाल मात्रा में ऊर्जा की उत्पत्ति होगी। विशाल मात्रा में क्या होगा, ऊर्जा की उत्पत्ति होगी, ठीक है। और वही विशाल मात्रा जब ऊर्जा की उत्पत्ति हो तेज प्रकाश के रूप में देखा जाता है। तेज प्रकाश से क्या होता है, तारे का उत्पत्ति होता है। तो यहाँ पे अब ये भी हमको कह सकते हैं कि हमारे नाभिक में क्या उपस्थित होता है, यहाँ नाभिक में क्या उपस्थित होता है, प्रोटॉन। तो बताइए कम से कम हमको कितना नाभिक चाहिए, 2। तो दोनों नाभिक में क्या उपस्थित होता है, प्रोटॉन है ना। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब बताइए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नाभिकीय संलयन कराने के लिए इतने ज्यादा मात्रा में हमको क्या लग रहा है, 10 मिलियन फ़ारेनहाइट हमको ऊष्मा चाहिए, मतलब टेम्परेचर चाहिए। इतना ज्यादा मात्रा में टेम्परेचर होगा तब जाके हमारा नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होगा। तो बताइए कहां से आएगा, आखिर ये आएगा कहां से। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जब 2 छोटे छोटे नाभिकों को जोड़ते हैं तब बड़ा नाभिक का निर्माण होता है। तो हमारे नाभिक में कौन सा चार्ज होता है, धन आवेश पार्टिकल होता है। और जब धन आवेश पार्टिकल होगा तो ये दोनों बताइए अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, दोनों को रिपेल करेगा, मतलब दूर भगाएगा। और जब दोनों को दूर भगाएगा तो हमको ऐसे इसको कैसे भी करके जबरदस्ती करके क्या करना है, जोड़ना है। मतलब इन दोनों को कैसे भी करके हमको संलयन करा देना है। तो बताइए जबरदस्ती करने के लिए हमको क्या चाहिए,
मतलब इसको ऊष्मा देना पड़ेगा, तब तक हम ऊष्मा देते रहेंगे जब तक मतलब जुट नहीं जाता है। और यही जब जुड़ जाता है उतना हम लोग टेम्परेचर देते हैं हम, ये कितना, जब 10 मिलियन फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है तो ये दोनों नाभिक आपस में क्या होता है, जुट जाते हैं। जुट जाने से क्या होता है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और जब नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया, तो बड़ा नाभिक के दोनों नाभिक को जोड़ने से क्या होगा, बड़ा नाभिक बनेगा। अब बड़े नाभिक से विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होगा। यही विशाल मात्रा में जो ऊर्जा उत्पन्न होता है, हम जानते हैं कि बहुत तेज मात्रा में जब देखते हैं ना, हम लोग गांव में आग जलाते हैं, खूब ज्यादा लकड़ी जब जलाते हैं, दूर से दिखाई देता है वो इतना तेज प्रकाश। या कहीं गांव में आग लगता है तो ऊपर हम लोग आकाश में देखते हैं वो पूरा लाल हुआ रहता है। तो जब लाल हुआ रहता है तो हमको फील हो जाता है कि वो फलानवा गांव में क्या हुआ, आग लगा हुआ। तो सोचिए उस टेम्परेचर से कितना ज्यादा मात्रा में लाइट उत्पन्न होता है कि हम दूसरे गांव से उसको देख लेते हैं। तो सेम बताइए, इतना विशाल मात्रा में जो ऊर्जा उत्पन्न होगा तो तेज प्रकाश का रूप लेगा ही। और वही तेज प्रकाश क्या होता है, तारे का जन्म, मतलब वो हम कह सकते हैं कि तारे की उत्पत्ति हो जाती है। तो हमारा था क्या, नाभिकीय संलयन। अब यहाँ पे हमको एक और आपको एग्जांपल बता सकते हैं कि कितना मात्रा में, बताइए। मान लें कि इस नाभिक का हम, ये हमारा क्या है, यहाँ पे मान लें कि नाभिक ए है, ये नाभिक क्या है, बी है। दोनों को संलयन कराना है तो हमको क्या बनाएंगे, बड़ा नाभिक बनाएंगे। मान लेते हैं कि बड़ा नाभिक ए और ये बी। इसका मात्रा हमारा क्या है, 6 है, मतलब मास है। इसको M1 करते हैं, इसको M2 करते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, M3 करते हैं। M3 का मास मान लेते हैं कितना है, M3 का मास हम मान लेते हैं कि 10.99 है। ठीक है। अब यहाँ पे हम जोड़ते हैं कि मतलब जो M1 M2 का जो हमारा मास होना चाहिए फिजिक्स के अकॉर्डिंग, वो किसके कितना होना चाहिए, M3 के बराबर होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम क्या देखते हैं, ये देखते हैं कि जो M3 का मास है वो कम है M1 प्लस M2 से। बताइए यहाँ पे M1 M2 जोड़ेंगे कितना होगा, 11, ये कितना है, 10.99 है। बताइए कम है कि नहीं है, और कितना कम है, बताइए। M3 का जो मास है वो कितना कम है, 0.01। इतना ग्राम इसका मास क्या हो रहा है, कम हो रहा है। किसका, ये हमारे बड़े नाभिक का। और जब बड़े नाभिक का इतना मात्रा में कम हो रहा है, अब यहाँ पे आप लोग आइंस्टीन का फॉर्मूला जानते हैं, E बराबर डेल्टा MC स्क्वायर। ये हम लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं। अब इससे हम दिखाएंगे कि इससे हमारा मास कितना है, 0.11 है। 0.01 है इंटू ये हमारा 10 के पावर क्या हो जाएगा, 8। ये हमारा प्रकाश का जो चाल है इतना होता है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 0. क्या हो जाएगा, 01 अगुणे 10 के पावर 8 दूना 16। तो बताइए हमारा कितना आ जाएगा। अब यहाँ पे हम दो गो पावर को कम कर देते हैं तो 1 गुणे क्या हो जाएगा, 10 के पावर 14। और वेग पे कितना जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब सोचिए कि हमारा मात्र मास कितना कम हुआ, 0.01 कम हुआ है, तो हमारा कितना मात्रा में एनर्जी रिलीज हो रहा है। सोचिए 10 के पावर 14 इतना मात्रा में एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो सोचिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमको इतना कम अंतराल, मतलब नाभिक ए और नाभिक बी के बीच, मतलब इन दोनों को जोड़ने पे हमारा जो बड़ा नाभिक है इनका मास थोड़ा सा कम हो रहा है, 0.01 कम हो रहा है। तो हमारा इतना मात्रा में ऊर्जा रिलीज हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि और ज्यादा मात्रा में इन दोनों के बीच का जो मास का डिफरेंस होगा तो कितना ज्यादा मात्रा हमारा ऊर्जा उत्पन्न होगा। तो हमारा था क्या, नाभिकीय संलयन। तो सोचिए नाभिकीय संलयन के लिए कितना हमको फ़ारेनहाइट टेम्परेचर चाहिए, कम से कम कितना, 10 मिलियन फ़ारेनहाइट। तो हमारा था नाभिकीय संलयन का क्या, इसके बारे में आप लोग जाने कि नाभिकीय संलयन क्या होता है, कैसे दो छोटे छोटे नाभिक जोड़ के बड़ा नाभिक बनाता है, और छोटा नाभिक का द्रव्यमान क्या है, बड़ा नाभिक का, उस पास से जो तीसरा बड़ा नाभिक है उसका द्रव्यमान। और दोनों का हम लोग देख भी लिया। हमारा फिजिक्स मतलब कहता है कि जो M1 प्लस M2 का जो मास होना चाहिए, मतलब इन दोनों का, नाभिक 1 और नाभिक 2 का, इन दोनों को जोड़ने के बाद से जो नाभिक 3 है उसका मास का बराबर होना चाहिए। लेकिन ऐसा हम लोग यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता है। तो सोचिए ये जितना हम लोग जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, ये मैक्सिमम जो मतलब जो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक, ये सब क्या है, मतलब फिजिक्स से रिलेटेड है। तो इसमें मैक्सिमम लोगों को फिजिक्स का भी टर्म को यूज करना पड़ रहा है समझाने के लिए। ठीक है। तो ये हमारा था क्या, नाभिकीय संलयन था। अब यहाँ पे हम लोग जो पढ़े हैं इसको एक एक करके थोड़ा लिख लेते हैं। तो चलिए कापियों पे निकालिए और लिखा जाए इसको।
काहे कि हम लोग कितना पढ़ेंगे, कितना हम समझाएंगे, कितना बोलते रह जाएंगे, जब तक नोट्स नहीं बनेगा, नोट्स नहीं रहेगा, फिर हम दोबारा रिविजन नहीं कर सकते। इसके लिए हम लोग को जरूरी है कि पढ़ते जाए, इसको साथ में लिखते चलें। तो चलिए लिखिए, लिखिए नोट करके। पहला, तारों की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत, तारों की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत, यहां पे कह सकते हैं इतना जूल में। तारों की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना। इसी कारणवश हाइड्रोजन को तारों का फ्यूल या ईंधन कहा जाता है। अभी हम बताए हैं आप लोगों को कि जब तक हमारा ब्रह्मांड में हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन किस में परिवर्तित होगा, हीलियम में परिवर्तित होगा, तब तक हमारे तारे जीवित रहेंगे। जैसे ही हमारा ब्रह्मांड से क्या होगा, हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा ना, हीलियम परिवर्तन होगा ना, तारे रहेंगे। ठीक है, तो यही हम, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको तारों का फ्यूल या तारों का ईंधन भी कहते हैं। अगला लिखिए इसमें 2 नंबर, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में दो नाभिक आपस में जुड़कर एक बड़ा नाभिक का निर्माण करते हैं, एक बड़ा नाभिक का निर्माण करते हैं तथा इस प्रक्रिया में विशाल मात्रा में ऊर्जा पैदा होती है, विशाल मात्रा में ऊर्जा पैदा होती है, जिसके निम्नलिखित कारण है। अभी हम बताए हैं कि नाभिकीय संलयन से क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है। वही ऊर्जा क्या, तेज प्रकाश के रूप में उत्पन्न हो जाता है। वही तेज प्रकाश क्या कहलाता है, तारा कहलाता है। ठीक है, इसमें 1 नंबर करके लिखिए रोमन संख्या में। नाभिकीय प्रक्रिया में भाग लेने वाले प्रारंभिक नाभिक का संयुक्त द्रव्यमान उत्पाद नाभिक के द्रव्यमान से अधिक होता है। अभी हम यहां बताए हैं कि हमारा क्या, ये जो दोनों है संयुक्त हमारा नाभिक है, मतलब नाभिक 1 नाभिक 2, ये दोनों, इन दोनों को जोड़ने पे जो द्रव्यमान है, हमारा जो बड़ा नाभिक का द्रव्यमान है, बड़ा नाभिक का द्रव्यमान से कि ये दोनों का द्रव्यमान क्या होगा, अधिक होता है, और इसका द्रव्यमान क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पे है, लिख लीजिए, अधिक होता है। अर्थात द्रव्यमान में क्षति संलयन प्रक्रिया में ऊर्जा के उत्पन्न होने का कारण है। यहाँ पे और द्रव्यमान में जो हमारा क्षति हो रहा है, कितने का क्षति हुआ था, 0.01 का जो क्षति हुआ था, यही क्षति हमारा क्या करता है, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया को उत्पन्न करता है, होने का कारण करता है। क्षति संलयन प्रक्रिया में उत्पन्न ऊर्जा के कारण है, संलयन प्रक्रिया में उत्पन्न होने का कारण है। अगला लिखिए, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में नाभिकों के आपस में जुड़ने के लिए नाभिकों को आपस में जुड़ने के लिए विशाल मात्रा में ऊष्मा की आवश्यकता होती है, विशाल मात्रा में ऊष्मा की आवश्यकता होती है, विशाल मात्रा में ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसका प्रमुख कारण यह है कि नाभिक धन आवेशित होते हैं तथा सामान्य आवेश के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। इस प्रतिकर्षण बल को समाप्त कर नाभिक को आपस में जोड़ने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो हमारा था कि तारे क्या होते हैं, तारे का जो गति होता है, तो गति के प्रकार के बारे में जाने, उसका से तारे की उत्पत्ति कैसे होती है, तारे की उत्पत्ति के बारे में जान लिए। नाभिकीय संलयन क्या होता है,
नाभिकीय संलयन के बारे में जान लिए। आइए अब देखते हैं कि लाइफ साइकिल ऑफ स्टार, मतलब तारे का जीवन चक्र। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखना है कि तारे का जो जीवन चक्र होता है वो कैसे होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं कि तारे का जीवन चक्र कैसे होता है। तो हम अभी देखे हैं कि तारे का, मान लीजिए यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, ये हमारा क्या है, नेबुला है, और उसके बाद से किसका निर्माण हुआ था, प्रोटोस्टार है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आद्य तारा भी कहते हैं, आद्य तारा। ठीक है, इसका भी कोई अभी आकृति नहीं थी, इसका भी कोई निश्चित आकार नहीं था। उसके बाद से हमारा क्या हुआ, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे दो भागों में बटेगा। ठीक है, यह जो हमारा प्रोटोस्टार है ये कितने भागों में बटेगा, दो। ठीक है, एक हम बोलेंगे इसको ऑर्डिनरी स्टार, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, ऑर्डिनरी स्टार, या मतलब सामान्य तारा, इसको सामान्य तारा भी कह देंगे, और इसको हम बोलेंगे जेंट स्टार, जेंट स्टार। ठीक है, तो जेंट स्टार ये हो जाएगा जेंट, हाँ जेंट स्टार। इसको हम लोग कहते हैं क्या, विशाल तारे, इसका नाम हम लोग क्या देंगे, विशाल तारे। अब विशाल तारे, तो यहाँ तो हम लोग देख लिए कि हमारा नेबुला हुआ, नेबुला को निहारिका बोलते हैं, उससे क्या हमारा बना, प्रोटोस्टार या आद्य तारे का निर्माण हुआ। अब यहाँ पर हम लोग दो तरह के तारे के बारे में पढ़ेंगे, एक सामान्य तारा, एक विशाल तारा, मतलब यही प्रोटोस्टार से दोनों बनेगा, एक ऑर्डिनरी स्टार, एक जेंट स्टार। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ऑर्डिनरी स्टार क्या होता है। तो ऑर्डिनरी स्टार हमारा क्या होगा, ऑर्डिनरी जो हमारा सामान्य तारा है इससे क्या बनेगा, रेड जेंट, ये हम लोग यहाँ पे रेड जेंट, जिसको हम लोग लाल दानव कहते हैं। क्या होता है, लाल दानव, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लाल दानव। और लाल दानव बताइए, जो लाल दानव होते हैं वो सीधे किस में परिवर्तित होते हैं, व्हाइट ड्राफ्ट, व्हाइट ड्राफ्ट मतलब इसका नाम होता है क्या, या कह सकते हैं इसको हम लोग बोलते हैं सफेद वामन, इसका नाम हम लोग दिए क्या, सफेद वामन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको जीवाश्म तारा भी कहा जाता है, सफेद वामन को क्या कहते हैं, जीवाश्म तारा भी इसको कहा जाता है। यहाँ पे हम लोग देखें कि ऑर्डिनरी स्टार मतलब सामान्य तारे से किस में परिवर्तित हुआ, लाल दानव, रेड जाइंट से किस में परिवर्तित हुआ, व्हाइट ड्रॉफ्ट या सफेद वामन, जिसी को हम लोग जीवाश्म तारा भी कहते हैं। और उसके बाद यहाँ से किस में परिवर्तित होगा, ब्लैक ड्राफ्ट, किस में परिवर्तित होगा, ब्लैक ड्राफ्ट, ब्लैक ड्राफ्ट। ये थोड़ा देख लीजिए स्पेलिंग इसका, DWARFT ड्राफ्ट। अब यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, ब्लैक ड्राफ्ट, इसको काला वामन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काला वामन। ये हमारा जो क्या होता है, ऑर्डिनरी सामान्य स्टार जो होता है, जो हमारे सामान्य तारे जो होते हैं वो काला वामन तक आके क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हम आप लोगों को बताते हैं कि एक लकड़ी को आप जलाइएगा, तो लकड़ी जब हम जलाते हैं, मान लीजिए हम लकड़ी को ही क्या मानते हैं, सामान्य तारा मानते हैं, और वो जब जलता है तो क्या एकदम लाल हो जाता है, एकदम
जो एक चैली को हम जलाते हैं तो पूरा लाल हो जाता है ना, तो उसको हम रेड जाइंट बोलते हैं। वही जब धीरे धीरे ठंडा होता है तो उसमें देखना व्हाइट व्हाइट तरह का एक क्या होता है, राख निकलता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाइट ड्राफ्ट या सफेद वामन उसको बोलेंगे। और जब पूरी तरह से जल के ये हो जाएगा तो उसका जो बचा हुआ अवशेष जो होता है ना, वो हमारा मतलब वो पूरी तरह से मर जाता है, मृत तारा इसका हम लोग भी कह सकते हैं, जिसको काला वामन कहते हैं या ब्लैक ड्राफ्ट कहते हैं। तो यह जो हमको हमेशा याद रखने के, सफेद वामन को क्या कहते हैं, जीवाश्म तारा भी कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, जीवाश्म तारा। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि हमारे ये क्या है, जायंट स्टार, विशाल तारे हैं। और विशाल तारे से यहाँ पे कैसे इसका जीवन चलता है, इसका लाइफ साइकिल हम लोग देखते हैं कि जायंट स्टार का लाइफ साइकिल क्या है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे रेड जायंट स्टार, इसको हम बोलेंगे लाल विशाल तारा। यहां से हमारा जो जायंट स्टार होगा किसमें बदलेगा, रेड जायंट, मतलब रेड सुपर जायंट, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं रेड सुपर जायंट। ये जो विशाल तारे होंगे ये कहा, लाल विशाल तारा में परिवर्तित होंगे। और लाल विशाल, इसको हम लोग दानव भी कह सकते हैं। ठीक है, लाल विशाल दानव भी कह सकते हैं। ठीक है, तो लाल विशाल दानव हो गया। और लाल विशाल दानव से सीधे किसमें, इसमें सुपरनोवा विस्फोट होता है, सुपरनोवा विस्फोट। यहां पे हम लिख सकते हैं कि सुपरनोवा विस्फोट होता है, विस्फोट, या इसको हम लोग सुपरनोवा कंच भी कहते हैं, सुपरनोवा कंच भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, जब विशाल तारे होंगे तो वो किस में परिवर्तित होंगे, लाल विशाल दानों में। और लाल विशाल जो दानव होगा उसमें सुपरनोवा विस्फोट होता है, सुपरनोवा कंच भी इसको कहते हैं। और सुपरनोवा कंच के बाद इसमें क्या होगा, सुपरनोवा विस्फोट। मतलब यहाँ पे क्या होगा, सुपरनोवा ये चारों तरफ से ऐसे निकलना शुरू हो जाएगा, विस्फोट होगा। तो इसको हम बोलते हैं क्या, सुपरनोवा विस्फोट। और सुपरनोवा जब विस्फोट होगा, ठीक है, तो सुपरनोवा विस्फोट जब होगा तो इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, अभिनव तारा। इसका हम लोग नाम देते हैं अभिनव तारा का निर्माण यहाँ पे हो जाता है। जब सुपरनोवा विस्फोट होता है तो इसका नाम हम लोग क्या देते हैं, अभिनव तारा का निर्माण। अभिनव तारा का जब यहाँ पे हमारा सुपरनोवा विस्फोट होता है तो इसमें, अब बताइए, जब विस्फोट होगा तो यहाँ पे मतलब विस्फोट होगा तो हम जानते हैं कि ये किससे, मतलब धूल कण गैस ये सब उपस्थित है, राख है। तो बताइए जो हमारा भारी पदार्थ होगा वो कहाँ पे उपस्थित हो जाएगा, और जो हल्के पदार्थ होंगे वो कहाँ चले जाएंगे। तो जो सुपरनोवा विस्फोट होता है तो हल्के पदार्थ कहाँ चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। जो हमारा भारी पदार्थ होगा कहाँ पे बैठ जाएगा, वो नाभिक में बैठ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा दो तरह के पदार्थ निकलते हैं, एक हमारा क्या होता है, भारी पदार्थ, और एक जो होता है क्या होता है, हल्का पदार्थ। तो यहाँ पे हमारे क्या हुआ, हल्का पदार्थ हुआ, एक भारी पदार्थ हुआ। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा हल्का पदार्थ है वो हल्का पदार्थ क्या होता है, हमारा हाइड्रोजन होता है। हमारा हल्का पदार्थ क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। ये जो होता है क्या होता है, हीलियम होता है। ये क्या होता है, हीलियम होता है। ठीक है, तो हमारा एक हल्का पदार्थ हो गया, एक भारी पदार्थ हो गया। और बताइए जो भारी पदार्थ होंगे वो कहां पे बैठ जाएंगे, वो कहां पे बैठेंगे, भारी पदार्थ हमेशा कहां पे बैठते हैं, केंद्र पे बैठते हैं। और केंद्र पे जब भारी पदार्थ बैठेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग नाम देंगे क्या, न्यूट्रॉन तारा। इसका हम लोग नाम क्या देंगे, न्यूट्रॉन तारा। ठीक है, ये हमारा हम सुपरनोवा विस्फोट हुआ, सुपरनोवा विस्फोट से क्या हुआ, भारी पदार्थ हमारा कहां बैठ गया, केंद्र पे। और केंद्र पे जब बैठेगा तो केंद्र में नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होता है, इसलिए इसका नाम हम लोग क्या दे देंगे, न्यूट्रॉन तारा नाम दे देंगे। ठीक है, और ये क्या करेगा, ये घूर्णन करना, मतलब ये घूर्णन करना शुरू कर देगा, ये घूर्णन करेगा, यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, और हमारा क्या बचा, हल्का पदार्थ बचा, हाइड्रोजन जिसमें उपस्थित है। तो अभी जो हल्का पदार्थ है,
यह जो हल्का पदार्थ है, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि जो बड़ा पदार्थ जो गुरुत्व के कारण, मतलब यहां पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा बड़ा जो पदार्थ है, बड़ा पदार्थ गुरुत्व के कारण छोटे पदार्थ को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। छोटे पदार्थ को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। ठीक है, जो बड़ा पदार्थ को क्या करेगा, छोटे पदार्थ को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। और जब आकर्षित करेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल, इसमें जो गुरुत्वाकर्षण होगा, जो क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण होगा, बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा और इसका घनत्व भी क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा। और जो गुरुत्वाकर्षण और घनत्व बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में जब बढ़ता है तो किसका निर्माण करता है, ब्लैक होल। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ब्लैक होल। इतना ज्यादा मात्रा में हम जानते हैं कि ब्लैक होल का जो घनत्व होता है क्या होता है, अनंत होता है। इतना ज्यादा मात्रा में इसमें गुरुत्वाकर्षण और घनत्व हो जाएगा तो इसका हम लोग नाम क्या दे देंगे, ब्लैक होल। ये हमारा क्या होता है, ब्लैक होल का यहाँ पे निर्माण होता है। और ये भी क्या करेगा, घूर्णन करेगा। ठीक है, ये भी क्या करेगा, अपने अक्ष पे घूर्णन करेगा। तो हमारा क्या हुआ, एक हम जानते हैं कि देखिए हमारा जो यहाँ पे हमारा क्या था, प्रोटोस्टार से पहले हमारा क्या था, नेबुला था ना। हाँ, नेबुला। तो बताइए नेबुला से क्या बना, प्रोटोस्टार, आद्य तारा बना। अब आद्य तारे दो तरह के थे, एक ऑर्डिनरी स्टार था, एक क्या था, जेंट स्टार था। तो ऑर्डिनरी स्टार कहां तक गया, ये हमारा रेड जेंट बना, लाल दानव बना, फिर से व्हाइट ड्रॉप, इसको हम सफेद वावन बोलते हैं। और सफेद वावन से क्या बनता है, ब्लैक ड्रॉप बनता है, जिसको हम लोग काला वावन बोलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा याद रखने वाला है कि हमारा सफेद वावन को क्या कहते हैं, इसको जीवाश्म तारा भी कहा जाता है। अब यहाँ बात आता है कि जेंट स्टार, विशाल तारे जो होते हैं, किसमें बदलेंगे, रेड सुपर जेंट में, जिसको लाल विशाल दानव कहते हैं। इसमें क्या होगा, सुपरनोवा विस्फोट होगा। सुपरनोवा इसको कंच कहते हैं, बहुत मतलब एकदम जलता हुआ जो आग का गोला, तो उस तरह का विस्फोट होगा। और जब ये सुपरनोवा विस्फोट होता है, इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, अभिनव तारा। ठीक है, इसका नाम क्या देते हैं, अभिनव तारा। तो यहाँ पे आता है कि अभिनव तारा का निर्माण कैसे होता है, तो हम कह सकते हैं कि सुपरनोवा विस्फोट या सुपरनोवा कंच के कारण होता है। और यही सुपरनोवा जब विस्फोट होगा तो इसमें जो हम बताए हैं कि जो हल्का पदार्थ होगा कहां चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। और जो हमारा भारी पदार्थ होगा क्या हो जाएगा, केंद्र पे चला जाएगा। जो भारी पदार्थ में क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम में हमारा भारी पदार्थ हीलियम है, हाइड्रोजन क्या है, हल्का पदार्थ है। अब यह जो भारी पदार्थ है कहां जाएगा, केंद्र पे जाएगा। केंद्र पे क्या उपस्थित होता है, न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन जब उपस्थित होता है, इसी के चलते इसका नाम क्या दे दिए, न्यूट्रॉन तारा। और ये भी क्या करता है, हमारा घूर्णन करता है। अब यहाँ पे हमारा जो हल्का पदार्थ था, इसमें हाइड्रोजन था। और यह जो हल्का पदार्थ है, इस हल्का पदार्थ में इसमें जो बड़ा पदार्थ होगा वो गुरुत्व के कारण क्या करेगा, छोटे छोटे पदार्थों को अपने तरफ आकर्षित करेगा। और जब आकर्षित करेगा तो इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा, जो घनत्व होगा, इतना ज्यादा हो जाएगा, इतना ज्यादा, बहुत अधिक हो जाएगा। और बहुत अधिक होने से किसका निर्माण करेगा, ब्लैक होल। इसी को हम बोलते हैं ब्लैक होल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं थोड़ा सा कि यदि किसी तारे का आकार, यहाँ पे हम थोड़ा सा आप लोग को बताते हैं कि यदि किसी तारे का आकार कितना हो जाए, ग्रेटर देन 1.44 सूर्य का आकार, 1.44 सूर्य का आकार, मतलब यदि किसी तारे का आकार क्या हो जाए, 1.44 सूर्य के आकार से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। ठीक है, और यह जो 1.44 जो लिमिट है, यह एक सीमा है जिसको हम लोग नाम देते हैं क्या, चंद्रशेखर सीमा। इसको नाम क्या देते हैं हम लोग, चंद्रशेखर सीमा। मतलब चंद्रशेखर हमारे देश के वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक लाइन खींच दिया कि यहां से हम जैसे क्या होंगे, बाहर जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यह जो सूर्य के आकार से बड़ा है, हमारे क्या हो जाएंगे, तारे हो जाएंगे। ठीक है, और इसको अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इस सूर्य का आकार कितना है, 1.44 गुना सूर्य के आकार से क्या बड़ा है। यदि किसी तारे का आकार उतना से बड़ा होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा लिख लेते हैं, चलिए कॉपी निकालिए, लिखिए। सबसे पहले हेडिंग डालिए, चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर सीमा।
तो इसमें लिखिए लिखिए भारतीय वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर द्वारा ब्लैक होल के संबंध में मतलब यही ब्लैक होल जिसका हमारा क्या होता है घनत्व जो होता है अनंत होता है, तो ठीक है। ये जो हमारे चंद्रशेखर जो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर थे हमारे देश के वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक सीमा खींच दिया कि सीमा के बाहर कोई भी गया तो ब्लैक होल का जो इसमें घनत्व जो ग्रेविटेशनल है उसके अंदर अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, ठीक है, आकर्षित कर फिर से उसमें से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो उसी के बारे में उन्होंने बताया था। तो लिखिए चंद्रशेखर सीमा का प्रतिपादन किया। इनके अनुसार यदि किसी तारे का आकार सूर्य के आकार के, देखिए ये हमारा अभी बताए हैं कि 1.44 गुना सूर्य के आकार का क्या होना चाहिए, मतलब सूर्य के आकार का 1.44 गुना बड़ा, और यदि किसी तारे बन जाए, यह जो ब्लैक होल है यहाँ पे, तो लिखिए यदि किसी तारे का आकार सूर्य के आकार के 1.44 गुना से अधिक होता है तो वह तारा सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है। तो वह तारा ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है, ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है। तो ये हमारा कौन बताया था, चंद्रशेखर, जो हमारे सुब्रमण्यम हमारे देश के जो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, उन्होंने ये बताया कि अगर 1.44 गुना, मतलब एक सूर्य का जो आकार होता है उससे 1.44 गुना अगर कोई तारे का आकार बढ़ जाएगा तो हम समझ जाएंगे, और उसमें और सुपरनोवा विस्फोट होता है तो सीधे किसका निर्माण करेगा, ब्लैक होल। इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, कृष्ण विवर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कृष्ण विवर। कहीं भी आप लोग देखेगा तो इसका नाम रहेगा श्याम विवर, ठीक है, इसका अलग अलग नाम है। तो ये हमारा था क्या, मतलब हमारे तारे से कैसे कैसे ब्लैक होल का निर्माण हुआ, कैसे न्यूट्रॉन तारा का निर्माण हुआ, इसके बारे में बताया। उसके बाद से चंद्रशेखर सीमा क्या होती है वो भी हम लोग जान गए कि यदि किसी तारे का आकार क्या होगा, सूर्य के आकार के 1.44 गुना बड़ा होगा तो उसमें क्या होगा, सुपरनोवा विस्फोट होगा। सुपरनोवा विस्फोट से वो किस में बदल जाएगा, ब्लैक होल में बदल जाएगा, ठीक है। तो यहां पे चलिए मान लें कि यहाँ पे हम लोग से पूछा भी जा सकता है कि ब्लैक होल का जो द्रव्यमान है वो कितना है, तो हम कह सकते हैं कि सूर्य के जो द्रव्यमान है उसके 4.3 मिलियन गुना है। कितना है, 4.3 मिलियन गुना। किसका द्रव्यमान, मतलब सूर्य के द्रव्यमान के, मतलब ब्लैक होल का द्रव्यमान जो होगा सूर्य के द्रव्यमान के 4.3 मिलियन गुना होगा, ठीक है। ये हमारा था ब्लैक होल का द्रव्यमान। अगर मान लीजिए कि हम लोग से पूछा जाए कि इसका निर्माण कैसे होता है ब्लैक होल का, तो हम कह सकते हैं कि सुपरनोवा विस्फोट के बाद होता है इसका निर्माण, या इसका साइज और मास पूछ दिया जाए तो हम कह सकते हैं कि ब्लैक होल के मतलब कई प्रकार होते हैं, ठीक है, और इसमें चार्ज और रोटेशन के आधार पर ब्लैक होल के कई प्रकार होते हैं। मतलब यहाँ पे दो ब्लैक होल का मतलब प्रकार के बारे में बताया जाता है, एक साइज और मास के आधार पे, एक चार्ज और रोटेशन के आधार पे इसके प्रकार बताया जाता है। तो इसमें हम लोग आगे इसको चर्चा करेंगे कि साइज और मास के आधार पे, मतलब साइज और मास के आधार पे, यहाँ पे हम कह सकते हैं साइज और मास के आधार पे क्या, ब्लैक होल के प्रकार। और ये तो हमारा क्या हो गया, यहां पे हम कह सकते हैं कि ब्लैक होल का एक आपका होता है क्या, आवेश और घूर्णन के आधार पर, आवेश और किसके आधार पर, घूर्णन के आधार पर इसका प्रकार होता है, ठीक है। तो हमारा ब्लैक होल के किस तरह के हम प्रकार देखेंगे, साइज और मास के आधार पे ब्लैक होल का प्रकार देखेंगे। दूसरा हम देखेंगे कि आवेश और घूर्णन के आधार पर इसके प्रकार कौन कौन होते हैं,
ठीक है, ये हम लोग इसको जानेंगे। और इसमें हम लोग थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिए ब्लैक होल क्या होता है, कहें कि यहाँ पे हम लोग ब्लैक होल के बारे में चर्चा करें तो ब्लैक होल के बारे में थोड़ा इसको लिखिए, लिख लीजिए। माने कोई तो आप लोगों से पूछ दे कि ब्लैक होल होता क्या है, तो ब्लैक होल कैसे इसका निर्माण होता है बताइए दिए, सुपरनोवा विस्फोट के कारण होता है। ब्लैक होल को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं तो कृष्ण विवर या श्याम विवर कहते हैं। इसका द्रव्यमान कितना होता है तो 4.3 मिलियन गुना होता है। ब्लैक होल को एक भारतीय वैज्ञानिक जिनका नाम था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने एक सीमा दे दिया, और वह सीमा था सूर्य के आकार के 1.44 गुना बड़ा यदि कोई तारा हो तो उसमें, और सुपरनोवा विस्फोट होता है तो किसका निर्माण करेगा, डायरेक्ट ब्लैक होल का निर्माण करेगा। तो चलिए लिखिए इसको, ब्लैक होल को एक ऐसे पिंड के रूप में स्वीकार किया जाता है, ब्लैक होल को एक ऐसे पिंड के रूप में स्वीकार किया जाता है, एक ऐसे पिंड के रूप में स्वीकार किया जाता है, एक ऐसे पिंड के रूप में स्वीकार किया जाता है जिसका घनत्व अत्यधिक, जिसका घनत्व अत्यधिक तथा गुरुत्वाकर्षण, अभी हम बताएं कि इसका घनत्व और गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो जिनका घनत्व अत्यधिक तथा गुरुत्वाकर्षण अत्यधिक होता है, तथा गुरुत्वाकर्षण अत्यधिक होता है। चूंकि इनका गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि, चूंकि इनका गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि ये प्रकाश को भी परावर्तित नहीं होने देते हैं, ये प्रकाश को भी परावर्तित नहीं होने देते हैं। यही कारण है कि ब्लैक होल दिखाई नहीं देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन राइज हो सकता है कि ब्लैक होल दिखाई देते हैं कि नहीं देते हैं, ब्लैक होल नहीं दिखाई देते हैं, क्यों नहीं दिखाई देता, हम जानते हैं किसी भी वस्तु को देखने के लिए क्या चाहिए, हम लोग को परावर्तित, मान लीजिए और हम किसी हमारे सामने कोई वस्तु, आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो आप लोग को हम देख रहे हैं तो सूर्य के प्रकाश आपके पर पड़ रही है और ऊपर के सीधे हमारे आंखों तक आ रही है, वहां से मतलब परिवर्तित होकर हमारे आंखों तक आ रही है, तब जाकर हम आपको देख पा रहे हैं। तो वैसे और ब्लैक होल पे हमारे सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तभी तो मतलब हम लोग की तरफ आएगा तो हम लोग देख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारा ब्लैक होल दिखाई नहीं देता क्योंकि वहां पे परावर्तित, वहां से सूर्य का जो प्रकाश होता है परावर्तित नहीं होता है। ठीक है, तो लिख लीजिए गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक है कि यह प्रकाश को भी परावर्तित नहीं होने देता है। यही कारण है कि ब्लैक होल दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन ब्लैक होल से विकृत होने वाले ऊष्मा के परिणाम स्वरूप इसकी जानकारी मिलती है। अभी हम लोग कुछ दिन पहले मतलब विकिरण के बारे में मतलब पढ़े थे, ब्रह्मांड की जब उत्पत्ति हुई थी बताए थे उत्पत्ति के बारे में, तो उसमें विकिरण के बारे में बताए थे कि बिना माध्यम में क्या होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो ये विकिरण के चलते हमको पता चलता है कि यहाँ पे ब्लैक होल है, कहें कि इसका ऊष्मा इतना ज्यादा होता है कि हमको पता चलता है कि ये मतलब क्या है, ब्लैक होल है। तो लिख लीजिए इसको भी, किंतु ब्लैक होल से विकृत होने वाले, विकृत मतलब बाहर निकलने वाले, विकृत होने वाले ऊष्मा के परिणाम स्वरूप इसकी जानकारी प्राप्त होती है, इसकी जानकारी प्राप्त होती है, इसकी जानकारी प्राप्त होती है। तो आज हम लोगों ने देखा कि हमारे तारे क्या होते हैं, तारे के घूर्णन कर मतलब तारे के गति के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तारे की उत्पत्ति कैसे हुई, और तारे का जो उत्पत्ति हुआ तो उसमें हमारा क्या बना, नेबुला, नेबुला से प्रोटोस्टार, प्रोटोस्टार से हमारा एक ऑर्डिनरी सामान्य तारा और विशाल तारे। अब इसमें सामान्य तारे हमारे क्या, उनका अंतिम हमारा अवस्था क्या था, काला बावन था, और जो हमारा जेंट जो हमारा स्टार था, विशाल तारे था, वो कहां तक पहुंचा, हमारा ब्लैक होल का निर्माण किया। ब्लैक होल से हम जानते हैं, इसके बारे में जाने ब्लैक होल क्या होता है और उसका द्रव्यमान क्या होता है, उसके बाद हम लोग चंद्रशेखर सीमा के बारे में जाने। और हम लोग अगले क्लास में देखेंगे क्या कि हमारा ब्लैक होल जो होते हैं उसके कौन कौन से भाग होते हैं, और सभी भागों के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कशन करेंगे। जय हिंद।